तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पर अपना ढिंडोरा पीटने की पड़ी है। जी हाँ, धन्यवाद मोदी बुलवा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले आंदोलन न कभी कमजोर पड़ा था न पड़ेगा। जी हाँ, इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि सरकार अपना रवैया चेंज नहीं करेगी। सरकार बदल देंगे, तख्तो ताज पलट जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे यूपी में हलचल तेज। जी हां, ओवैसी की 100 सीट पर चुनाव लड़ने से दोस्तों घमासान मच गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल शिवपाल के साथ ओवैसी मिलकर ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी की तस्वीर पर जीते जी चढ़ाया गया हार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ली जमकर चुटकी। दरअसल दोस्तों, मोदी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है जीते जी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, संतों का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल संतों का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग। जी हां, इन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने भी राम मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, टीआरपी मामले में बुरी तरीके से फंसा दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चार्जशीट पेश कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सांसें चलती रहेंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस तरीके से हिंदुत्व को फैलाकर सारे धर्म और समाजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके खिलाफ बातचीत चल रही है, लेकिन इसको तीसरा फ्रंट न समझा जाए। जी हां, दरअसल देश के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे क्या मोदी सरकार को लगने लगा है विपक्षी पार्टियों से डर। क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से करने वाले हैं मोदी की विदाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोगों को फर्जी वेबसाइट बनाकर राम मंदिर के नाम पर लूटे करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दे, और ये लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि पांचों हिंदू है। हिंदू क्यों बता रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग अभी इसमें से एक भी मुसलमान होता तो पूरी गोदी मीडिया ये चला रही होती कि देखिए कैसे मुसलमान ने राम मंदिर के नाम पर पैसा ठगी करी। पांचों दिल्ली के रहने वाले बताएंगे इन्होंने कैसे लूटपाट की है। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें एक बार फिर से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश मर रहा है, लेकिन मोदी सरकार को अपनी वाहवाही कराने की पड़ी है। देश में आज पेट्रोल डीजल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जनता को देने के लिए पैसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी आज ढिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि लगभग एक दिन में 80 लाख लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पा रही, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने एक दिन में 17 करोड़ लोगों को जो यहां पर टीकाकरण करवाया था पोलियो का, लेकिन तब भी उन्होंने अपने धन्यवाद के पोस्टर नहीं लगवाए। लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट रही है अपनी वाहवाही का, इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए लगा पाए। राहुल गांधी ने कहा आज देश की हालात बद से बदतर होती जा रही है। मोदी जी के रोना धोना काम आने वाला नहीं है। देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज कोरोना की तीसरी लहर कब आ जाएगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए कुछ भी इंतजाम कर नहीं रखा है। और दोस्तों, ये आपको और हमें सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में भी ऐसे ही ढील दी थी, जिसके कारण दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई कोरोना में। और अब तीसरी लहर के लिए दोस्तों कोई इंतजाम नहीं है। इनके पास एक ही इंतजाम होता है कि जैसे ही कोरोना आए लॉकडाउन उठाकर लगा दो। इनको नहीं फर्क पड़ता कि आम जनता जो रोज कमाते रोज खाने वाले हैं वो कैसे अपने आप को पालेंगे, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालेंगे। उनकी जानें चली जाती भूखमरी से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। ये आज इस देश की सच्चाई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अंतिम सांस तक ये आंदोलन चलने वाला है। जी हाँ, जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार गलतफहमी में जी रही है कि इस आंदोलन को थका हरा कर बंद करा देगी। ये आंदोलन अगर थक हार कर बंद होना होता तो तभी हो जाता जब हमारे ऊपर बड़े बड़े हमले कराए गए। आपको बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के सर पर एक तरीके से घमंड चढ़ गया। ये सरकार घमंडी हो चुकी है, कुछ पूंजीपतियों के सपोर्ट के कारण ये सरकार चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताया, चुनाव में जो जबरदस्त तरीके से फंडिंग होती है और जो खर्चा होता है दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो सबसे ऊपर जिसका लिस्ट में नाम है वो है बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी। ये तीन लोग ऐसे हैं दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो जमकर पैसा पानी की तरह बहाते। क्यों बहाते? क्योंकि इन्हें पता होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो इनको उसका डबल दुगना तिगना कर देंगे। और हो भी रहा है दोस्तों वैसा। किसानों के लिए काले कानून लाए गए, अडानी और अंबानी के लिए फायदा। बाबा रामदेव की दवाइयां खुद एक जो स्वास्थ्य मंत्री करता है प्रमोट, सोचिए, जबकि ये दोस्तों एक उल्लंघन है कि कोई भी स्वास्थ्य मंत्री किसी की इस तरीके से दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है। मोदी ने अभी तक बाबा रामदेव के खिलाफ एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं होने दी, एक भी एफआईआर दर्ज? क्योंकि दोस्तों मोदी को बाबा रामदेव से जमकर फंडिंग मिलती है जब चुनाव आते हैं। जी आप समझिए, ये सब लोग पैसे लगाते हैं चुनाव में, बेसिकली जमकर एड करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं ताकि इनका फायदा। बाबा रामदेव में इतना घमंड कहां से आया कि किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें गिरफ्तार कर ले। अब आप सोचिए, कुछ तो प्रधानमंत्री की जो यारी है वो निभाएंगे भैया प्रधानमंत्री। फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि इस आंदोलन की रूपरेखा यही है कि इन तीनों काले कानून को सरकार वापस लेगी। 26 से 30 तक कार्यक्रम है दोस्तों किसानों के, और किसानों की बात अगर सरकार ने नहीं मानी तो इसका अंजाम भी सरकार को ही भुगतना होगा। राकेश टिकैत ने कहा हम तो 2024 तक यही हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। सरकार अपना डिसीजन बदलना चाहे तो बदल सकती है, वरना सरकार ही बदल दी जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों यशवंत सिन्हा की मीटिंग से क्यों डर गई मोदी सरकार? क्या यशवंत सिन्हा और ममता बनर्जी ने मिलकर दोस्तों बनाया है कोई मेगा प्लान? जी है दोस्तों, ममता बनर्जी का मेगा प्लान से दोस्तों डर गई है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दे, जो प्लान था बुलाने का वो यशवंत सिन्हा का था, सब लोगों को एकजुट किया यशवंत सिन्हा ने, और मीटिंग जो रखी गई वो शरद पवार के घर रखी गई। हालांकि दोस्तों इसमें शिवसेना और बसपा के लोग नहीं थे, ना ही कांग्रेस के थे। आपको बता दे यशवंत सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई तीसरे फ्रेंड की तैयारी नहीं है, इसको तीसरे फ्रेंड के तौर पर बिल्कुल ना देखा जाए। हां, लेकिन 2024 में मोदी को हराने की तैयारी जरूर चल रही है दोस्तों, और वो एक प्लान के तहत ही चल रही है दोस्तों, ये होना भी चाहिए। आपको बता दें यशवंत सिन्हा की इस मीटिंग में जावेद अख्तर साहब, बहुत सारे बड़े बड़े नामी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए, और जावेद अख्तर साहब भी इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो काफी इन चीजों से जुड़े रहे राजनीति से। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा का साफ कहना था कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को फैलाकर हिंदू मुसलमानों में लड़ाइयां करवा रही है और फायदा उठा रही है इस देश का, ये चीजें नहीं होने देगी। और दोस्तों ये आप देखिए कि यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी ने बंगाल में भी ये कहा था कि बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी, और बीजेपी हारी। अब दोस्तों इन बुजुर्ग, एक तरीके से जो ओल्ड एज लोग जो होते हैं ना दोस्तों, उनका दिमाग काफी स्ट्रांग होता है और काफी दिमाग से वो सोचते हैं इस चीज को। अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है दोस्तों कि मोदी का अंत करीब आता जा रहा है। जिस तरीके से मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष ताकत बढ़ा रहा है। जी हाँ, अपनी ताकत बढ़ाकर मोदी की ताकत कम कर रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रशांत किशोर से डर लग रहा है कि कहीं बंगाल की तरह उनका पद न छीन लिया जाए। जी हाँ, कहीं उनको टाटा बाय बाय न करना पड़े सत्ता से, और उनका सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों हिंदुत्व के बल पर कितने ही चुनाव क्यों ना लड़ ले, लेकिन उनका अंत तय है, और दोस्तों ये अंत होना भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने के अलावा और कुछ नहीं किया। अगर आप पिछले 7 साल को उठाकर देखोगे तो आपको बैंकों के निजीकरण, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में, हवाई अड्डे प्राइवेट हाथों में, स्कूलों को जो यहाँ पर प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, यहाँ तक कि बिजली भी प्राइवेट हाथों में। अब बचा क्या है ये आप सोचिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी की जीते जी मोदी का अंतिम संस्कार, कांग्रेस ने जमकर लिए मजे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों मोदी सरकार के कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही मोदी सरकार की जो
तस्वीर है दोस्तों, उस पर हार चला डाला और हार चढ़ाकर दोस्तों मोदी को कर दिया टाटा बाय बाय, यानी कि मोदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और मोदी के चेहरे पर, मोदी की तस्वीर पर हार चढ़ा दिया गया है। अब कांग्रेस के दोस्तों आप बात सुनेंगे तो हंसने लगेंगे। दरअसल दोस्तों एक सरकारी स्कूल में जो यहाँ पर कोरोना के टीकाकरण का अभियान चल रहा था, उस टीकाकरण में दोस्तों बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही मोदी के जीते जी मोदी की तस्वीर पर, एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है दोस्तों जिस पर हार चढ़ा है, दूसरी तरफ उन्होंने मोदी की तस्वीर पर भी हार चढ़ा डाला, मोदी को जीते जी मार डाला। जिसके बाद कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिलहाल शिवराज मामा आपके राज में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री का इतना घोर अपमान, आखिर चल क्या रहा है ये सब कुछ। तभी दोस्तों बीजेपी की तरफ से सफाई आती है कि दरअसल ये तो बीजेपी के लोगों ने जल्दबाजी में कर दिया और एकदम एक्साइटमेंट में हो गया ये, वरना ये गलती से हुआ है। सोचिए दोस्तों इतनी बड़ी गलती, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि गांधी जी की जगह मोदी जी को भी दे दी जाए, मोदी जी भी गांधी जी के बराबर सम्मान लेने के हो गए। जी हाँ, सोचिए दोस्तों एक तरफ मोदी जी एक तरफ गांधी जी। गांधी जी तो खैर एक महान इंसान थे दोस्तों जिन्होंने देश को आजाद कराया। मोदी ने किसको आजाद कराया? इस देश के मरने वालों को आजाद कराया क्या जिंदगी से? उसके लिए हार माला चढ़ रही थी। जरा भाजपा से पूछा जाए और सवाल ये उठता है दोस्तों कि भाजपा के ऊपर आज मजाकिया जोक बन रहा है और आपको भी जो यहाँ पर हंसी आई गई होगी भैया कि मोदी जी का जीते जी अंतिम संस्कार भी कर ही दिया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें राम मंदिर के नाम पर दोस्तों फर्जीवाड़ा, जी हाँ, वेबसाइट बनाकर दोस्तों 5 लोग लूटामारी मचा रखी थी। सोचिए दोस्तों अगर इन 5 लोग में अगर एक भी मुसलमान निकल जाता तो पूरी गोदी मीडिया ये चला रही होती, देखिए कैसे मुसलमानों ने राम मंदिर के नाम पर ठगी की है। लेकिन इनकी बेडलक ये निकली दोस्तों कि पांचों के पांचों हिंदू निकले जो कि ठगी कर रहे थे। आपको बता दोस्तों ये पांचों के पांचों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने 5-6 महीने पहले एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी जिसके चलते लूटपाट मचा रहे थे। जमकर करोड़ों रुपए लोगों से दोस्तों इन्होंने चंदा लिया और इन लोगों को चंदा मिला भी। लेकिन दोस्तों सवाल ये कि जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई थी आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, वो पकड़े गए। सवाल ये दोस्तों कि जो लोग चंदा चुरा रहे थे वो खुद भी हिंदू धर्म के ही थे। जी हाँ, ये हिंदू धर्म से हालांकि दोस्तों कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन ये बीजेपी की लैंग्वेज है दोस्तों, तो बीजेपी की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर अभी इसमें एक भी मुसलमान होता तो ये लोग ढिंडोरा पीट पीट के बता रहा होते देखिए मुसलमानों ने कैसे लूट लिया। क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जब कालाबाजारी हो रही थी उसमें 4 लोग हिंदू थे दोस्तों और एक मुसलमान था, तो उस मुसलमान का नाम लिया गया लेकिन उन चारों को साइडलाइन कर दिया गया था। अब आप समझिए दोस्तों कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में लड़ाई कराकर, गलतफहमियां पैदा कराकर बीजेपी कैसे अपना फायदा करती है। और अब जब ये लोग 5 लोग निकले तो एक भी गोदी मीडिया ये नहीं बताएगी कि कैसे 5 लोग पकड़े गए और कैसे कालाबाजारी कर रहे थे, कैसे चंदा लूट रहे थे राम मंदिर के नाम पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में असद ओवैसी के जाने के बाद हलचल तेज। जी हाँ, क्या असद ओवैसी लड़ने वाले हैं चाचा शिवपाल के साथ मिलकर चुनाव? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बताया जा रहा है कि फिलहाल शिवपाल जो है वो दोस्तों अखिलेश के बजाय जो यहाँ पर असद ओवैसी के साथ चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दोस्तों चाचा भतीजे में दूरियां देखने को मिली थी पिछले दिनों। हालांकि अखिलेश का साफ कहना था कि फिलहाल चाचा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दोस्तों ओवैसी की जब से एंट्री हुई है तो अब कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर चल क्या रहा है यूपी में। आपको बता दोस्तों असद ओवैसी का सत्ता में आना और अब की बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ना ये इस बात का प्रमाण है कि फिलहाल दोस्तों यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, और इस वक्त दोस्तों आपको बता दें यूपी की राजनीति जो वो सबसे ज्यादा गरमाई हुई है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर अभी से कई कयास लगाने शुरू कर दिए। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि असद ओवैसी 100 सीट पर लड़ा है, सवाल ये है कि आज लोगों को 38 सीटों पर भी लड़ने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन असद ओवैसी के पास इतनी फंडिंग के 100 सीटों पर चुनाव। हालांकि दोस्तों असद ओवैसी हमेशा अच्छे बयान देते हैं, बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं असद ओवैसी के ऐसा करने से विपक्ष जो है दोस्तों वो मजबूत जरूर होता है क्योंकि विपक्ष को ये फायदा हो जाता है कि असद ओवैसी, देखा आपने दोस्तों बंगाल में लोगों ने ओवैसी का जादू क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया था और उसने ये तय कर लिया था कि फिलहाल और जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान मत करना और वोट मत बांटना, इसलिए मुसलमानों ने भी पूरे वोट हर बार की तरह ममता बनर्जी को ही दिए।
यही राजनीति दोस्तों, आज यही जनता को रणनीति बनाने की जरूरत है कि जहां पर भी एकता दिखाने की बात आए दिखा दो। अखिलेश यादव को जिताना है तो अखिलेश को जिताओ, कांग्रेस को जिताना है तो कांग्रेस को जिताओ, जिस भी पार्टी की आप में रुचि है एकजुट होकर उसको जिताओ। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जीत कभी नहीं पाएगी अगर आप इस तरीके से चले तो। और अगर आप इस तरीके से नहीं चले, अगर आपने अपने वोट बांट दिया, आधे इधर गए आधे उधर गए, तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी। जैसे वो पिछली बार दोस्तों छप्पड़ फाड़ 304 सीटें लाई थी दोस्तों, इस बार भी वो इस आंकड़े को पार कर देगी। और यही मेरा कहना है दोस्तों कि फिलहाल यूपी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इससे जीतने के लिए आपको एक जबरदस्त तरीके की प्लानिंग बनाना पड़ेगी। बहुत ही बड़े पैमाने पर सीटें हासिल करना होंगी लोगों को, इसलिए जिसको भी आप वोट दे दोस्तों सोच समझ कर दीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संतों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल संतों का नाम बदनाम कर कर खुश नहीं रह पाएंगे पापी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है, जहां पर राम मंदिर के बड़े घोटाले को लेकर जब से संजय सिंह ने सारी सच्चाई सामने लाए हैं तब से दोस्तों आपको बता दें साधु संत का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार को इसकी निष्पक्षता से जांच कराना चाहिए। साधु संत का नाम खराब हो रहा है और जो भी इस तालाब की गंदी मछली है उसको सबसे पहले बाहर निकाल कर लाना चाहिए। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर इस बात पर विवाद छिड़ता जा रहा है कि आखिर राम मंदिर की भूमि पर इतने बड़े बड़े घोटाले किए क्यों जा रहे हैं और अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि दोस्तों छुटपुटिये लोगों को पकड़कर बीजेपी की सरकार ये बताना चाहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो खुद के ही लोग राम मंदिर के नाम पर जबरदस्त तरीके चंदा चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे सवाल उठता है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? क्या बीजेपी को यह साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल उसका अंतिम समय करीब आ गया? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रशांत किशोर बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हराना तीसरे फ्रंट से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल तीसरे फ्रंट से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया जरूर जा सकता है। भाई यहाँ पर प्रशांत किशोर के इस बयान ने दोस्तों बवाल मचा दिया। जी आपको बता दोस्तों प्रशांत किशोर का साफ कहना कि तीसरा फ्रंट नहीं बनने वाला है और ये सक्सेसफुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ बीजेपी की सोच है और बीजेपी फैला रही दोस्तों कि तीसरा फ्रंट बन रहा है या फिर मीडिया। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि देश के मुद्दों को लेकर बातें हुई इन तीनों में और यशवंत सिन्हा, जावेद अख्तर साहब, एनसीपी, शरद पवार, आपको बता दोस्तों बड़े से बड़े दिग्गजों के बीच में इस मीटिंग होने का मतलब आप समझिए। इस मीटिंग का मतलब ही है कि 2024 में मोदी को हराया कैसे जाए इस चीज पर चर्चा चल रही है। और दोस्तों यकीन मानिए ये चर्चा जो है यहाँ पर बहुत काम की, ये कहीं ना कहीं ये प्लान काम करेगा और 2024 में दोस्तों मोदी का इस तरीके से सफाया होगा कि कभी मोदी सरकार सत्ता में आई ही नहीं थी। इसका रीजन समझिए दोस्तों, आज देश गरीबी, बदहाली, भूखमरी से मर रहा है। आज देश में लगातार दोस्तों किस तरीके से लोगों के ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं। मोदी सरकार अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है। जो लोग मोदी के साथ है उनके ऊपर कोई छापे नहीं पड़ते, जो लोग मोदी के विरुद्ध बोलते हैं उनके घर पर छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है, ईडी पहुंच जाती है। लेकिन जो मोदी भक्त हैं, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोग, अजय देवगन, इन लोगों के ऊपर कभी इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ते। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का साथ देती है जो बीजेपी के साथ है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी की इन सारी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल